क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शोभा के घर पर कई सारे उपहार आए, जिन्हें देख शोभा बहुत खुश हो गई। क्रिसमस को बीते कुछ दिन हो गए। शोभा अपने घर पर यूं ही बैठी हुई थी। उस दिन शोभा की छुट्टी थी, पर माता पिता काम पर गए हुए थे। शोभा ने मन ही मन सोचा, मुझे देखना है कि उपहार में मुझे क्या मिले हैं। शोभा एक एक कर सारे बक्से खोलने लगी, जिनमें खिलौने थे। शोभा बहुत खुश हो रही थी। यूं एक एक कर जब वो उपहार खोल रही थी, तब अचानक एक बड़े से डिब्बे से कुछ आवाज सुनाई दी। नहीं, मुझे इस बॉक्स से बाहर निकालोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं कह देती हूँ, ये बॉक्स मत खोलो। ऐसी आवाज सुनकर शोभा बहुत घबराने लगी। वो इतनी डर गई कि दौड़कर घर से बाहर चली गई। शाम होने पर उसके माता पिता घर वापस लौट आए। आंगन में बैठी शोभा ने जैसे ही माता पिता को देखा, वो रोकर उनके गले लग गई। माता पिता हैरान हो गए। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? माता पिता ने हैरान होकर पूछा। वो उस बॉक्स में कोई है और कह रहा है कि बॉक्स को ना खोले। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तब से डरी हुई बाहर आकर बैठ गई। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वे दोनों अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर गए और शोभा से पूछा कि कहां से आवाज आ रही है। शोभा ने उन्हें बॉक्स की ओर इशारा कर बताया। पिता ने उस बॉक्स को उठाकर देखा, पर वह बहुत ही हल्का था। बेटा देखो तो जरा, ये डिब्बा कितना हल्का है। बेटा कुछ नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी बात को सच मानकर मुझे भी लगा कि कोई बात होगी, पर बेटा कुछ नहीं है ऐसा। यूँ वो अपनी बेटी को समझाने लगा और बॉक्स को छूने के लिए कहा, पर इससे पहले कि शोभा उसे छूती, उस डिब्बे से फिर से आवाज आने लगी। क्या एक बार कहने पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना, मुझे इस बक्से से बाहर मत निकालो, तुम सब मुसीबत में पड़ जाओगे। बक्से से आ रही आवाज को सुन तीनों हक्के बक्के रह गए। अरे ये आप क्या कर रहे हो? वो कह रही है ना कि इस डिब्बे को नहीं खोलना, मत खोलिए। पत्नी के कई बार कहने पर भी उसने पत्नी की एक न सुनी। मेरा रास्ता मत रोको, हटो। उन्हें रोककर शोभा के पिता ने डिब्बे को खोलने की पूरी कोशिश की। शोभा और उसकी माँ ने फिर भी उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उसने उनकी एक न सुनी और डिब्बे को खोल ही दिया। उस डिब्बे में एक गुड़िया थी। उस गुड़िया को देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि वो एक भूतिया गुड़िया थी और वो बोलने वाली गुड़िया थी। देख लिया, ये एक बोलने वाली गुड़िया है और तुम दोनों हो कि इससे डर रही थी। शोभा और उसकी माँ आश्चर्य से देख रहे थे, पर थोड़ी देर में गुड़िया भड़क कर बड़े गुस्से में बोली, मेरी कही बात तुम्हारे समझ में नहीं आई ना? मुझे बाहर क्यों निकाला तुमने? मुझे यहाँ से जाना होगा, जाना होगा। मुझे वापस डिब्बे में डालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस भेज दो। यूँ उस गुड़िया ने जोर जोर से रो कर कहा, जिसे सुनकर वे तीनों बहुत डर गए, थर थर कांपने लगे। नहीं, हमें कुछ मत करना। तुम मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। हाँ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे वापस भेज दो। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, भेज दो। शोभा के पिता ने वही किया। उस गुड़िया को वापस उसी डिब्बे में रख दिया। डिब्बे के अंदर से गुड़िया बोली, यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे तुम सबको देखकर बहुत बुरा लगता है। ना जाने तुम इस दुनिया में कैसे रह पाते हो। आखिर तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? क्यों आई? यूँ जब शोभा के पिता ने उससे पूछा, जब मैं इस शोभा जितनी थी ना, तभी मेरे पिता के एक दोस्त ने हमारी जायदाद हड़पने के लिए मेरे माता पिता को मार डाला। मैं छिपकर ये सब देख रही थी। मैं इतना डर गई थी कि मैं दौड़कर एक गुड़िया के पीछे छिप गई। उस दुष्ट इंसान ने मुझे देखा और एक बड़ी सी छुरी उस गुड़िया के पेट में भोंकी, जो उसे पार कर मुझे लगी। मैं जोर जोर से चिल्लाई, मदद की मैंने गुहार लगाई, पर उसे मुझ पर दया नहीं आई। उसने मुझे गुड़िया के साथ एक डिब्बे में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद कई दिनों तक मैं उस डिब्बे में ही बंद रही। फिर मेरे शव को तो उन्होंने बाहर निकाला, पर मेरी आत्मा इस गुड़िया में ही बस गई। इसलिए मुझे बाहर आना अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया बहुत ही निष्ठुर है, धोखेबाज है। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। किसी ने तुम्हारे माता पिता का कत्ल किया और तुम डरपोक बनकर यहाँ छिपकर रहना चाहती हो। क्या तुम्हें उससे बदला नहीं लेना जो तुम्हारे साथ हुआ? क्या भरोसा कि वो किसी और के साथ ना करे। अगर सच में तुम्हें अपने माता पिता से प्यार होता तो तुम कब का उसे मौत के घाट उतार चुकी होती। ना बाबा,
मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। नहीं, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। शोभा ने उस डिब्बे को खोल दिया। डिब्बे से बाहर निकलकर उसकी आत्मा जोर से रोने लगी। शोभा ने उसे और भी हिम्मत देने की कोशिश की और बदला लेने के लिए उसे प्रेरित किया। चुड़ैल ने हिम्मत बटोरा और बदला लेने के लिए निकल पड़ी। उस कातिल ने जैसे ही गुड़िया को देखा वो घबरा गया। तुम्हें यूँ घबराता हुआ देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी इसी तरह डरा कर तुमने मार दिया था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम? गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी। मैं तुम्हारे दोस्त की बेटी हूँ, क्या तुम भूल गए? नहीं, मुझे मत मारो, माफ कर दो। पर चुड़ैल जो काम करने आई थी उसने वो कर ही डाला। उसने अपने माता पिता का बदला उससे ले ही लिया। उस आदमी के मरते ही गुड़िया से आत्मा बाहर निकली। बदला पूरा कर उसे शोभा के पिता शंकर ने जोर जोर से रोते हुए अपने हाथ में रही सारी सब्जियां फेंक दी। बाबूजी, क्या हुआ आपको? बाबूजी, बताओ ना क्या हुआ? शोभा ने तुरंत अपनी माँ के पास जाकर सब कुछ बताया। माँ शारदा हैरान होकर घर से बाहर आई। आपको क्या हुआ है जी? आपने इस तरह सब्जियां बर्बाद क्यों की? हो गया शारदा, सब कुछ खत्म हो गया। जानबूझकर किसी ने अपने व्यापार को बर्बाद कर दिया। हमारी उगाई हुई सब्जियों को कोई फायदा न हो, ऐसा कर दिया है। आखिर हुआ क्या है जी? आप ठीक से बताते कुछ नहीं। किसने क्या किया है? आप इतना रो रहे हो, बताइए ना। उस बार मैंने सबसे ये कहकर कि हम मिलावटी चीजें बेचते हैं अपनी खेती लोगों को बताई। जनता बहुत नाराज है शारदा। अपनी अच्छी खासी फसल को भी खराब बताकर आधे से भी कम दाम मांग रहे हैं। शारदा, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इस गांव के रहने वाले हर कोई अपने दुश्मन बन गए हैं। सुनिए जी, हम हमारे माँ के गांव चले जाते हैं और अपनी इस फसल को भी हम माँ के गांव ही ले चलते हैं। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, पला बढ़ा। अब मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता शारदा। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ सभी ने हमसे दुश्मनी मोल ली है। हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो किसी से देखा नहीं जा रहा। हमें नीचे गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। भला ऐसे लोगों के बीच हम कैसे रह पाएंगे? जरा सोचिए। शंकर के पास भी और कोई रास्ता नहीं था। वो जाने के लिए राजी हो गया। फिर उन तीनों ने अपनी सारी सब्जियां एक वैन में डाली और शारदा की माँ के गांव शांतापुर चले गए। शारदा ने अपनी माँ से मिलकर सारी बात बताई। वो बहुत दुखी थी। बेटा, उनकी कही बातें भूल जाओ। मैं इन लोगों को अच्छे से जानती हूँ। चिंता मत करो, जो होता है भले के लिए होता है। हाँ, अब जाकर इन सब्जियों को मार्केट में बेच आओ। सास की बात सुन शंकर उस वैन को मार्केट ले गया और उन सब्जियों को अच्छे दाम में बेचकर वापस आया। उस दिन शंकर का अच्छा फायदा हुआ। घर वापस लौटकर, आज मेरा बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मैं सोच रहा था कि यहीं पर रुककर कोई व्यापार शुरू कर लूं। यूं जब उसने अपने सास से कहा, पर दामाद जी, इस गांव में तो हर चीज का व्यापार होता है। हर किसी ने व्यापार लगाया है। आप नया क्या करोगे? शंकर ने कहा कि वो कुछ सोचेगा। वो गांव भर में घूमकर सबके व्यापार देखने लगा। हर जगह जूस सेंटर, होटल, नाश्ते के ठेले, बहुत सारी चीजें थी। वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा। तभी उसकी नजर एक चिल्ड्रंस पार्क पर पड़ी, जहाँ छोटे और बड़े सभी दिखाई दे रहे थे। पार्क के बगल में उसे थोड़ी सी जगह दिखाई दी। उसने सोचा कि वहाँ पर स्नैक्स की दुकान रखेगा। जब हर तरफ हर चीज मिल रही है, तब भला पार्क के पास कुछ भी क्यों नहीं रखा गया, ये वो सोच रहा था। पूछताछ करने पर शंकर को पता चला कि पार्क के ओनर वहाँ पर कोई भी व्यापार करने नहीं देते। शंकर पार्क के ओनर से मिलने भी गया, पर वो किसी भी बात के लिए मान नहीं रहा था। देखिए, मैं जो भी काम करूँगा मुनाफे का 20% आपको दूंगा। उस मालिक ने कुछ सोचा और बोला, 5% और बढ़ा दो, तब मैं कुछ सोच सकता हूँ। शंकर बोला, हाँ ठीक है, पर आप मेरे बाद किसी जूस वाले या स्नैक वाले को वहाँ पर परमिशन नहीं दोगे। अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल गया तो मैं खुद आपको 30% दूंगा। पार्क का मालिक इस बात के लिए मान गया।
शंकर खुश होकर अपने घर लौटा और घर वालों से यही बात कही। हाँ, पर सोच रहा हूँ कि कौन सी चीज बनाऊंगा। पापा, शहर में कई जगह आलू के स्प्रिंग चिप्स मिलते हैं ना, मैंने भी खाई थी, वो बहुत ही अच्छी होती है। हम उसी का काम शुरू करेंगे, बच्चों को वो बहुत अच्छी लगती है पापा। हाँ हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा सोचा, हम यही काम करेंगे। फिर शंकर पोटैटो स्प्रिंग मशीन लाने के लिए चला गया। सारी तैयारियां होने के बाद उसने पार्क के पास अपनी दुकान खोल दी। पोटैटो स्प्रिंग का बिजनेस जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छा चलने लगा। उस पार्क में आने वाले छोटे बड़े हर किसी को पोटैटो स्प्रिंग पसंद आने लगे। उस कमाई से शंकर के परिवार के हालात पूरी तरह से बदल गए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कुछ ही महीनों में वे इतने धनवान हो गए। देखा देखी उस गांव के कई लोगों ने वही काम करने की सोची, पर यह किसी से उतना नहीं जमा, इसलिए सबका कारोबार ठप हो रहा था। कोई भी उसके टक्कर का बना नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए अपने इस काम को ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे।